नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 सत्ता के नए केंद्र। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैप्टर को 3 अलग अलग भाग में पूरा कर रहे हैं, तो यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। उस पार्ट में आपको यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम सार्क और ब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर के पार्ट 3 में रूस, चीन, इजराइल और भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है सार्क। सार्क को हम हिंदी में कहते हैं दक्षेस, जिसका अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, तो ये जो संगठन है ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिनके नाम अभी आपको नीचे पता चल जाएंगे। ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर की थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, तो आपको इसका मुख्यालय बता दिया, याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसकी स्थापना के समय इसमें 7 देश शामिल थे। जैसा कि आपने पढ़ा था कि इसकी स्थापना के वक्त इसमें 7 देश थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है, अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। तो अब आपने पढ़ा था कि ये 8 देशों का संगठन है, तो ये 8 देश तब हुए जब अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका सदस्य बना लिया गया। ठीक है, तो याद रखना कि यह इसकी स्थापना के वक्त इसमें 7 सदस्य देश थे: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, और अप्रैल 2007 में इसमें 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया, जिसके बाद इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई। तो आपको पता लग गया होगा कि ये 8 देशों का संगठन है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। ठीक है, सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इसका जो सचिवालय है उसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई। जैसा कि आपको पता था इसका कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। ठीक है, तो अब इसका देख लो आप कि जो सार्क सदस्य देश है ना, इनका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हो आप कि कितना अधिक क्षेत्रफल है इनके पास, और इनकी आबादी विश्व की 21% आबादी है। मतलब जो विश्व के टोटल जनसंख्या है उसका 21% इन देशों में रहता है। ठीक है, अभी एक बार इसे हम मैप पे देख लेते हैं। आपको सार्क के बारे में सारी चीज़ें बता दी कि इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय और 8 सदस्य देश कैसे कैसे हुए। अब इसे एक बार मैप में देख लेते हैं कि बाई चांस कभी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन मैप के, तो उससे आप बता सको। पहला देख लेते हैं। आपको भारत तो पता ही है अपना, ये रहा भारत, नीले रंग में, हल्का हल्का नीला हरा सा जो भी रंग है। ठीक है, डार्क ब्लू में आपको ये नेपाल दिख रहा होगा, इधर ये पिंक में भूटान दिख रहा होगा, ये डार्क येलोइश कलर में दिख रहा होगा बांग्लादेश, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, और यहीं नीचे आपको ये छोटी सी दिख रहा होगा मालदीव, ये अपना पड़ोसी पाकिस्तान, और इधर ये इसके ऊपर अफगानिस्तान। तो इसके 8 सदस्य देश आपने देख लिया: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं सार्क के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सार्क के समक्ष पहली चुनौती है सदस्य देशों में आपसी विवाद। अब इसको आप समझिए आराम ध्यान से। इसकी पहली जो मुख्य चुनौती है कि जो इसके सदस्य देश है ना, इनकी आपस में नहीं बनती, इनके बीच आपस में काफ़ी सारे विवाद है। जैसे भारत का पाकिस्तान से, पाकिस्तान का बांग्लादेश से,
ठीक है, और भारत का भी बांग्लादेश से होता रहता है, भारत का श्रीलंका से भी होता रहता है। तो इनके जो आपसी विवाद है ना, वो इसकी सबसे प्रमुख चुनौती है, जिसके कारण इनमें काफ़ी अनबन बनी रहती है, जिसके कारण ये असफल भी होता जा रहा है। और इसके मुकाबले जो आसियान आपने पढ़ा था वो ज़्यादा सफल है, वो ज़्यादा सफल संगठन साबित हुआ, क्योंकि उसमें जो मुद्दे थे उन्हें वो बातचीत से ही सुलझा लिया करते थे। उसमें सैनिक टकराव तक या विवाद को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता था। इसमें इस संगठन में जो आपसी विवाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बातचीत से हल नहीं हो पा रहे अभी तक। इनमें आपसी व्यापार भी काफ़ी कम है, आपसी व्यापार में भी इनमें काफ़ी कमी होता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में उतना व्यापार नहीं हो पाता। और ये जो छोटे देश हैं वो सोचते हैं कि भारत इन पर अपना अधिकार जमाने के लिए ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा कुछ नए नए एग्रीमेंट करता है, जिसके कारण इनमें व्यापार में कमी रहती है। इनकी बैठकों में भी कमी है, इनमें बहुत कमी बैठक हो पाती, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब आपस में विवाद है तो बैठक कम रहती हैं। सदस्य देशों के तनावपूर्ण संबंध, मुख्य भारत पाक संबंध। जैसा कि आपको बताया था कि जो इनके सदस्य देश हैं, सार्क के सदस्य देश, उनमें तनावपूर्ण संबंध है। सबसे मुख्य है भारत और पाकिस्तान के संबंध। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी ख़राब रहते हैं, जिसके कारण सार्क में हमेशा अनबन बनी रहती है। इसके सदस्य देशों में काफ़ी अनबन बनी है, जिसके कारण ये असफल होता जा रहा है संगठन। अब पढ़ लेते हैं साफ्टा। साफ्टा का अर्थ समझ लेते हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ये इन्हीं देशों ने मिलकर बनाया था सार्क में व्यापार को बढ़ोतरी देने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा बनाया गया। ठीक है, तो जो इनके सदस्य देश है ना, इनमें व्यापार ज़्यादा हो सके, व्यापार को बढ़ोतरी हो सके। जैसे कि आपको मैंने चुनौती में बताया था कि इनमें व्यापार, आपसी व्यापार भी काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए 2006 में इनके सदस्य देशों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसे साफ्टा कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना और व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंध समाप्त करना। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य यह थे कि जो व्यापार संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं ना, उन सभी को ख़त्म करना, और जो भी टैक्स लगता है, प्रशुल्क लगते हैं, उन सभी को समाप्त कर दिया जाए, ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो सके, आपस में व्यापार इनमें बढ़ सके। ठीक है, तो ये था हमारे सार्क के बारे में। जो कुछ भी था सब कुछ आपको बता दिया, पूरे डिटेल सरल तरीके से बता दिया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र 8 देशों का संगठन है ये। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। स्थापना के वक्त 7 सदस्य थे। अप्रैल 2007 के संघ 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सम्मिलित हुआ, जिसके बाद इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल 3% है इसमें, और आबादी 21% है। फिर मैप में हमने देखा था। फिर इसके समक्ष चुनौतियां मुख्य पढ़ ली थी कि आपस में बात काफ़ी ज़्यादा है, बैठक कम है, और आपसी व्यापार भी काफ़ी कम है, और संबंध तनावपूर्ण है। फिर हमने पढ़ा कि साफ्टा की स्थापना की इन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। साफ्टा की स्थापना 2006 को हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना और टैक्स फ्री करना, मतलब टैक्स में कमी करना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम ब्रिक्स के बारे में। इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलती है हमें भी और अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स को हम पहले ब्रिक कहते थे, यह पहले ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बना है। अब पहले समझ लेते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो प्रारंभ में सदस्य संख्या इसकी 4 थी। ठीक है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसमें 4 सदस्य देश थे। फिर बाद में इसके दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कर दिया गया। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो समझ गए होगे आप। पहले स्थापना के वक्त यह इसमें 4 सदस्य देश थे, इसलिए इसे ब्रिक कहा जाता था, और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसमें 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ये तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, इस संगठन को बनाने की शुरुआत 2006 में हो गई थी। तो अब ये नीचे देख लीजिए, आपको मैंने बताया 2001, 2006, फिर 2009, ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो
इसको सरल सरल तरीके से समझा देता हूँ आपको। जो इसकी ब्रिक्स को बनाने की बात हो रही थी ना, ब्रिक को, मेन बात ब्रिक की हुई थी। ये बात 2001 में ही उठ चुकी थी। 2001 में ये बात उठ चुकी थी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना अगर मिलके एक संगठन बनाए तो विश्व के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संघ में वो उभर सकते हैं, शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर सकते हैं। तो ये बात 2001 में ही चालू हो गई थी, निकलने बाद बाहर आ गई थी। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। ये बात 2001 में ही बाहर आ गई थी कि ऐसे ये 4 देश अगर मिलके एक संगठन बनाए तो बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है ये संगठन। ठीक है, तो इस बात पर अमल करने के लिए इतना समय लग गया 2006 तक का। 2006 में इसकी स्थापना हुई और 2006 के बाद पहली बैठक इसकी 2009 में हुई, जैसा हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई, परंतु इसकी पहली बैठक वर्ष 2009 में हुई। तो आपको मैंने बता दिया कि इसकी स्थापना 2006 में हुई, परंतु इसकी पहली बैठक, याद रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में अगर पूछ ले बाई चांस, तो 2006 नहीं लिखना, इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ। जो आपको ऊपर ही बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हो गया था, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संघ है। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। तो ये जो ब्रिक्स संगठन है ये विश्व की सबसे ज़्यादा उभरती, जैसा कि आपको पता है कि इसमें रूस है, रूस एक विकसित देश है, और चीन एक विकसित देश है, भारत विकासशील देश है, ब्राज़ील विकासशील देश है, साउथ अफ्रीका विकासशील देश। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है ना वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर रही है, जिसके कारण इसे एक विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन कहा जाता है। इसमें जो सभी सदस्य देश है ना 5, वो विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है, अब ब्रिक्स की कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं जो इसे शक्तिशाली बनाती हैं। इसके सदस्य देश रूस और चीन को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त है। सबसे मुख्य पावर यह है कि जो इसके 2 सदस्य देश हैं रूस और चीन, इन्हें वो क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली हुई है और इनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर का होना बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, इससे आप दूसरे देशों की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकते हो। अगर आपके पास वीटो पावर है तो वीटो पावर बहुत जरूर किसी भी संगठन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था कि यूरोपीय संघ में भी थे। ठीक है, यूरोपीय संघ में फ्रांस के पास थी और ब्रिटेन के पास भी थी, पहले उनके पास भी वीटो पावर थी। ऐसे ही इसमें रूस और चीन के पास वीटो पावर है। ठीक है, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या इन देशों में रहती है। तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उनका 50% इन देशों में रहता है। ठीक है, विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 25% इन देशों का है। तो सोचिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था इन देशों की। जो विश्व की कुल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, विश्व का कुल सकल घरेलू उत्पाद का 25% इन देशों का होता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देश भारत और चीन इसके सदस्य। जैसा कि आपको पता है कि चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरे नंबर पे भारत है, और ये दोनों ही सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। विश्व के कुल व्यापार का लगभग 18% इन देशों का है। तो जो विश्व का कुल व्यापार होता है ना उसका 18% इन देशों का है। ये 18% व्यापार ये देश करते हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1/4 क्षेत्रफल है। मतलब जो विश्व का कुल टोटल क्षेत्रफल है उसका 1/4, 1/4 क्षेत्रफल इन देशों का है। तो इतनी सारी इसकी विशेषताएं जो इसे शक्तिशाली बनाती हैं। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ये रसिया, कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल है। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा होगा चाइना, चाइना का भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। फिर उसी के नीचे आपको इंडिया दिख रहा होगा। तो ये 3 तो आपको यहाँ से दिख ही रहे होंगे आराम से, लगातार हैं। फिर यहाँ आपको नीचे आके दिख रहा होगा ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो इसका भी क्षेत्रफल ठीक ठाक है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील, ब्राज़ील का क्षेत्रफल कितना बढ़िया है। तो इसीलिए इस विश्व का 1/4 क्षेत्रफल है इन देशों के पास। आपको देख ही लिया होगा कि रूस का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, भारत का भी अच्छा खास क्षेत्रफल है, चीन कितना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ब्राज़ील कितना क्षेत्रफल वाला। तो ये इसके कुछ विशेषताएं जो इसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है, एक बात और बता दूं आपको, कि ऐसा भी माना जाता है कि ये 2030 तक G7 के देशों से भी आगे निकल जाएंगे।
तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि G7 देशों में कौन कौन से सदस्य देश हैं। मतलब उन G7 देशों के नाम बताने हैं आपको, अपने नाम के साथ G7 देशों के नाम बताने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इन देशों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो इनके सदस्य देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, तेज़ी से वृद्धि करना है इसमें, ठीक है। व्यापार बाधाओं को दूर करना, जो व्यापार संबंधी बाधाएं हैं इन देशों के बीच, उन सभी को दूर करना। शांति और सुरक्षा का मंच बनाना, मतलब जो आपसी विवाद है उन्हें शांति से सुलझा लेना और संबंध मधुर बनाना, आपसी संबंधों को मधुर बना लेना। सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना, जो इसके सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास हो तेज़ी से, जितना तेज़ आर्थिक विकास होगा उतना ही संगठन ये मजबूत होता जाएगा। इन देशों ने एक बैंक भी बनाया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन देशों ने एक बैंक भी बनाया था जिसे NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। NDB की स्थापना जुलाई 2014 में हुई। इन देशों का एक अपना बैंक था, इन्होंने एक अपने बैंक की स्थापना की जिसका नाम था NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई। इसका जो मुख्य कार्य था यह था कि आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसी भी जो नीतिगत ढांचा होता है किसी भी नीति के लिए सदस्य देश को वो लोन देना या फिर आर्थिक मदद करना, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय वो शंघाई चीन में है, ठीक है। तो आपको ब्रिक्स के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा ब्रिक्स के बारे में। हमने पहले पढ़ा कि प्रारंभ में इसमें 4 सदस्य देश थे, इसलिए इसे ब्रिक कहा जाता था पहले। पर 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो उसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। इसमें 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इस संगठन को बनने की शुरुआत 2006 में ही हो गई थी। ये संगठन 2006 में बन गया था, पर इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ये विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, ठीक है। फिर इसकी हमने विशेषताएं पढ़ी जो इसे शक्तिशाली बनाती हैं। 2 सदस्य देश रूस और चीन के पास वीटो पावर। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% जनसंख्या इन देशों में है। विश्व की कुल GDP का 25% GDP। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देश भारत चीन शामिल हैं। विश्व के कुल व्यापार का 18% इन देशों का है और कुल क्षेत्रफल का 1/4 क्षेत्रफल है। फिर हमने इन्हें मैप में देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा देश है। फिर हमने इसके उद्देश्य पढ़ लिए सारे। व्यापार बाधाओं को दूर करना, शांति सुरक्षा का मंच बनाना, मधुर संबंध बनाना, सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना। इन देशों ने बैंक भी बनाया एक NDB जिसकी स्थापना जुलाई 2014 में ही, और उसका मुख्य कार्य है आर्थिक सहायता प्रदान करना था और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी चैप्टर का समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सभी 4 देशों के बारे में, रूस, चीन, इजराइल और भारत के बारे में। इस चैप्टर में हमने सार्क और ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है और पहले पार्ट में हमने यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे और पेपर में उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।